प्रत्यास्थता गुणांक। देखिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, हमें पता है कि E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा। इस वाले वायर वाले एग्जांपल में क्या था, अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगता था, लेंथ के लॉन्ग था ना, और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कौन सा होता था, अनुदैर्ध्य विकृति आती थी, अनुदैर्ध्य विकृति आती थी। तो इनका अगर हम रेशियो ले लें तो ये आपका कौन सा बनेगा। अब ये पहला वाला जो यहाँ पे होता है ना प्रत्यास्थता गुणांक, उसे ई नाम तो बोल सकते हैं वैसे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन स्पेशली उसको नाम दिया गया है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और इसे वाई से शो करते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आपका अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, अभिलंब प्रतिबल अपॉन और उसका किसका अनुपात, इसका आयतन विकृति का अनुपात, आयतन विकृति का अनुपात, ये आपका क्या कहलाएगा, इसको अब हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे या कैपिटल बी बल्क मॉडुलस कहते हैं। और सेम ऐसे इसके अंदर अगर हम देखें तो आपका अपरूपक प्रतिबल, अपरूपक प्रतिबल अपॉन और इसका रेशियो किसके साथ, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति के साथ अगर हम इसका ले लें अंडर, अंडर सब ये सब में लगेगा, अंडर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये हमारा जो है इसका रेशियो जो है वो आपका कहलाएगा दृढ़ता गुणांक, इसको ईटा से शो करते हैं। तो तीन तरह के प्रतिबल, तीन तरह की विकृति कनेक्ट होकर के हमारे पास तीन तरह के प्रत्यास्थता गुणांक बनते हैं। इसके अंदर आप सॉल्व करोगे तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो है वो फोर्स F लगाया आपने, तो F अपॉन ए आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो जाता है, और L अपॉन कैपिटल L आपका लेंथ में चेंज हो जाता है। यहाँ से इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, तो F कैपिटल L अपॉन ए स्मॉल l हो जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर रेडियस दी है तो फिर FL अपॉन पाई आर स्क्वायर एल हो जाता है। इसके अंदर एक क्वेश्चन होता है कि स्टील और रबर में कौन ज्यादा प्रत्यास्थ होता है, तो स्टील और रबर में जो है वो स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ होता है क्वेश्चन, क्योंकि रबर को हर लोग सोचते हैं कि खिंच जाता है इसलिए ज्यादा इलास्टिक होगा, लेकिन आप यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि ये देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक उसका ज्यादा होगा जिसकी लेंथ में चेंज कम हो, स्मॉल एल यानी कि एक्सटेंशन कम हो। जब हम स्टील के वायर को खींचेंगे तो वो जरा सा खींचेगा, जब हम रबर को खींचेंगे तो बहुत ज्यादा खींच जाती है। तो रबर में एल ज्यादा है और स्टील में एल कम है, तो एल कम होने की वजह से स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होता है। फिर इसकी बात करें, अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करें तो अभिलंब प्रतिबल होता है। तो आपने मान लिया सपोज करिए इसके ऊपर फोर्स F लगाया, तो F ओवर A जब करोगे तो वो आपका प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभिलंब प्रतिबल जो होता है वो एक्चुअली प्रेशर से डिफाइन कर दिया जाता है। और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन आपका डेल्टा V ओवर V हो जाता है। अब हम अगर बल्क मॉडुलस डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा P, यानी कि P ये आपका अभिलंब प्रतिबल P हो गया, और आपका जो है वो वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा V बाई V, यहाँ से B इज इक्वल टू PV ओवर डेल्टा V, ये आ जाता है आपका। यहाँ से एक टर्म और डिफाइन होता है जो कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है, जिसे कहते हैं संपीड्यता। अब देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बात खत्म हो रही, मैं उसे मिटा रहा हूँ। यहाँ पे एक कंप्रेसिबिलिटी एक टर्म डिफाइन होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी जो है वो यानी कि संपीड्यता, वो कैसे डिफाइन होता है, तो वो K इक्वल टू 1/B, इसका रेसिप्रोकल अगर ले लें हम, यंग ये कौन सा है बल्क मॉडुलस, इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो वो आपका कंप्रेसिबिलिटी बनता है, K से या C से शो करते हैं, C से शो करते हैं कंप्रेसिबिलिटी, और इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा V ओवर PV। ये B रख दोगे यहाँ पे पलट जाएगा, तो कंप्रेसिबिलिटी जो है आपकी ये आ जाएगा। अब देखिए तीसरा वाला जरा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, तो इसको जरा डिटेल में देखिए। अपरूपण विकृति और अपरूपण प्रतिबल ये सब चीजें क्या है। तो मान लेते हैं सपोज करिए हमारे पास एक बुक तो ना मान के एक क्यूबॉइड मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अब आप इसमें ये देखिए हमने इसके ऊपर इसको ऐसे ऐसे प्रेस करना है, ठीक है ना, टेंजेंशियली, ये फोर्स मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया। अब इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये इतना वाला, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर आप F अपॉन A कर लें, ठीक है ना, तो ये आपका कहलाएगा अपरूपण प्रतिबल, ये हो गया आपका, ये डिफॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। अब इससे विकृति कैसी आती है, तो विकृति ऐसी आती है कि देखिए थोड़ी इसको ये जब अपना काम कर लेगा तो ये क्यूब हमारा थोड़ा सा इधर की तरफ मान लिया इस तरह से ये शिफ्ट हो जाता है, इस तरह से ये शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इतने एंगल से बॉडी जो है वो अपरूपित हो जाती है। कैसे कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, देखिए इसकी जो मान लिया सपोज करिए इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो जितना आपका ये चेंज हुआ है, मान लिया सपोज ए डैश ये खिसक के गया
और इस पॉइंट को ए बी मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम tan थीटा डिफाइन करें तो ए डैश अपॉन ए बी, ठीक है ना। ये चेंज आ गया, ये आपका ओरिजिनल था, इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से tan थीटा, और थीटा एंगल छोटा है तो यही आपका थीटा बन जाएगा। जब एंगल छोटा हो तो थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो ये जो चीज आती है वो आपकी अपरूपण विकृति आती है। अब देखिए इन्हीं का रेशियो ले लीजिए तो आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बन जाएगा। तो हम डिफाइन कर देंगे अंडर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी इनका रेशियो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि अपरूपण विकृत दृढ़ता गुणांक कहलाता है, और दृढ़ता गुणांक इज इक्वल टू यही हो जाएगा अपरूपण प्रतिबल और अपॉन अपरूपण विकृति। तो ये आपका F अपॉन A ओवर थीटा, ये आपका ईटा का फॉर्मूला आ जाता है।